Hello, good morning to all 8th class student. Welcome back to online classes of IPS school and my name is रमेश कुमार. स्टूडेंट्स, आज हम आगे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. जो लास्ट वीडियोस में हमने सेल के कंपोनेंट स्टडी किए थे, जिसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक सेल की आउटर कवरिंग होती है, और इसके अलावा इसके फंक्शन देखे थे कि सेल क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है. सेल मेम्ब्रेन एक सेल को डेफिनेट से प्रोवाइड करवाती है. इसके अलावा उसके अंदर और बाहर आने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंस है, उनको रेगुलेट करती है. इसके अलावा हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या है. एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट एक फ्लूइड होता है. उस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. उन कंपोनेंट्स की हम वन बाय वन स्टडी करेंगे इस वीडियो में. तो इन कंपोनेंट में सबसे पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया. स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है और इसका मेन फंक्शन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का. हमारी बॉडी के अंदर या हमारी सेल के अंदर जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में ही रिलीज होती है. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. एक बार आप इसका स्ट्रक्चर देखें, यह है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है. देखिए, बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो ब्लैक कलर में इंडिकेट हो रखी है. इसके अलावा ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है. आप देख सकते हैं इसमें ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर की ओर फोल्डेड होती है और इन्हीं फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रिस्टी. इसके अलावा इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं एंजाइम्स की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन फंक्शन कंप्लीट होता है और रेस्पिरेशन में ही एनर्जी रिलीज होती है. आगे हम फिर से देखते हैं इसमें. द वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया वाज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. माइटोस, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, एंड कॉन्ड्रियोन मीन्स ग्रेन्यूल्स, यानी कि धागे जैसे ग्रेन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर है उनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. डबल मेम्ब्रेन में होता है जैसे कि हमने अभी डायग्राम में आपको बताया. इसके अलावा ये किसके लिए है, इसका फंक्शन क्या है, तो इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन का फंक्शन होता है और ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है. यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन भी डाला है आपके लिए. ये देखिए क्वेश्चन, देखिए इसका. विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई. ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट. तो ध्यान कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है. क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है और यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज हो रही है ये किस फॉर्म में हो रही है, ये एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में. यहाँ पर ये वर्ड आपको इंडिकेट हो रखा है एटीपी. एटीपी का मतलब होता है, यहाँ पर हमने इसकी फुल फॉर्म दे रखी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अपने नोटबुक में आप लिखेंगे सभी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी की फुल फॉर्म है. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आता है हमारे पास में प्लास्टिड. प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ये केवल प्लांट सेल में मिलता है. एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं. प्लास्टिड को इनके फंक्शन के बेसिस पे या इनमें मिलने वाले पिगमेंट्स के बेसिस पर तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट. इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारे ग्रीन प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. इसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल. तो ग्रीन कलर प्लास्टिड विच आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स. इट इज फाउंड इन लीफ, स्टेम एंड प्लांट्स. तो मैक्सिमम ये लीफ में मिलता है. कुछ जैसे जीरोफिटिक कैरेक्टर के प्लांट होते हैं जो कि मरुस्थल में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ उन प्लांट्स के स्टेम में भी क्लोरोप्लास्ट होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. इस क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, दे कैप्चर सन एनर्जी. सन एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फूड फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए ये इसका नाम है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, तो ध्यान कर लेना, आंसर होगा आपका क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि किचन में फूड फॉर्मेशन का काम होता है और क्लोरोप्लास्ट भी फूड फॉर्मेशन का काम करता है। दूसरा प्लास्टिड अगर अपन देखें तो दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ये डिफरेंट कलर के, अगर हम ग्रीन कलर को छोड़ दें तो डिफरेंट कलर के जो प्लास्टिड हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। हम सोच सकते हैं कि एक टोमेटो इनिशियल स्टेज में ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही उसकी मैच्योरिटी आती है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर रेड कलर पिगमेंट्स आ गए जो कि क्या हैं? क्रोमोप्लास्ट हैं। तो क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर, ग्रीन कलर को छोड़ करके डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा प्लास्टिड आता है हमारे पास में ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कलरलेस प्लास्टिड। और ये कहाँ होते हैं? ये पाए जाते हैं अंडरग्राउंड पार्ट्स, जैसे कोई रूट्स है तो रूट्स के कुछ पार्ट है, जैसे पोटैटो है तो पोटैटो की जो रूट्स होती है उन रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। पोटैटो स्टेम होता है, स्टेम का फॉर्मेशन होता है, उसको स्टेम ट्यूबर बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन, यहाँ पर लिखा है हमने, देखिए क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोफिल। यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का। स्टूडेंट ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। इसके अंदर ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये एक कॉइन्स का एक चट्टा बना हुआ है, सिक्कों का एक चट्टा बना हुआ है, एक के ऊपर एक सिक्के से रखे हुए हैं। इनमें से एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड का ग्रुप होता है ग्रेना। स्टूडेंट इस ग्रेना में ही फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। आपको हो सके तो डायग्राम प्रैक्टिस करना, बनाना इस डायग्राम को, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का। आगे चलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल का एंडोस्केलेटन बनाती है। एंडोस्केलेटन का मतलब जैसे हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किसका बना है? वो बोन का बना हुआ है। फाइनली बोन है और उनके ऊपर फिर मसल्स लगी हुई है। तो एक सेल की जो अंदर की शेप है उस शेप को मेंटेन कौन करता है? तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिक्रेटरी ऑर्गन होता है, सिक्रेशन का काम करता है, डिफरेंट एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। अदर जो भी सब्सटेंस है जो सेल के लिए, सेल को रेगुलेट करने के लिए जरूरी होते हैं, उनका सिक्रेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम, ये डायग्राम दे रखा है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इस डायग्राम में आपको एक लाइन के थ्रू जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं डायग्राम को। यहाँ से अगर हम देखें इसको तो इसके बाहर कौन हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। एक सेल का डायग्राम लेते हैं तो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन बना दी, मान लिया ये अपने एक सेल ले ली। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इस न्यूक्लियस से, यहाँ से, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लाइन के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के इस सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई रहती है, ये यहाँ तक फैली हुई रहती है। और बहुत सारी होती है सेल के अंदर, जरूरी नहीं है कि एक सेल के अंदर एक ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। न्यूक्लियस के चारों ओर ये फैली हुई रहती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई रहती है। हम एक हाथ से बनाए हुए डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया था, इसमें देखिए आप, ये इसका न्यूक्लियस है, ये यहाँ से लेकर के ये स्ट्रक्चर इसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाहर ये आपको लाइन से लाइन दिख रही है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये सिंगल लेयर द्वारा बनी होती है और सिक्रेशन का काम करती है। वापस चलते हैं हम अपने नोट्स के ऊपर।
ये आ गया आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दीज आर फाइन ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें, स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। मींस हमने अभी डायग्राम में बताया था आपको कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक बनी होती है और सेल का एंडोस्केलेटन बनाती है। दिस हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ये सिक्रेशन का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है सब्सटेंस फ्रॉम एक रीजन से या सिंगल रीजन से अदर रीजन तक। इसके बाद में दूसरा सेल ऑर्गेनेल आता है हमारे पास में राइबोसोम। राइबोसोम एक सेल में सबसे ज्यादा मिलने वाला सेल ऑर्गेनेल होता है और सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल होता है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम। तो दीज आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री होता है या फिर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी प्रेजेंट होता है। इसके बेसिस पर आप आगे पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है। अगर राइबोसोम इसकी सरफेस पर प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर ये राइबोसोम सरफेस पर एब्सेंट है तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, राइबोसोम आर साइट, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मींस सेल में प्रोटीन जब भी सिंथेसिस होता है या प्रोटीन जब भी बनता है तो वो कहाँ बनता है, वो राइबोसोम के ऊपर बनता है। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट फोर्थ सेल ऑर्गेनेल आता है हमारे पास में लाइसोसोम। स्टूडेंट लाइसोसोम ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है, ये सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है। जो भी सब्सटेंस है, फूड पार्टिकल्स है या जर्म्स है, सेल के अंदर अगर एंटर हो गए तो लाइसोसोम में अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, वही डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो लाइसोसोम आर डार्क स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन द्वारा ही बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। Lysosome contains several powerful digestive enzymes. They digest excess of worn out organelle food particle, यानी कि जो डेस्ट्रो हो जाते हैं ऑर्गेनेल, इसके अलावा फूड पार्टिकल, वायरस या बैक्टीरिया मींस जर्म्स, इन सबको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि इसका भी हम एक अदर नेम बताते हैं आपको, इसको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। तो सुसाइड बैग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि कभी कभी ये सेल जिस सेल में ये हैं वो सेल अगर डेड हो जाती है तो पूरी की पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है, तो इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे कि व्हाई इज लाइसोसोम कॉल्ड ए सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो सम टाइम दे डाइजेस्ट देयर ओवन सेल, डैमेज सेल, सो इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आता है आपके पास में वैक्यूल्स। वैक्यूल स्टूडेंट ये प्लांट सेल में वेल डेवलप्ड होती है, एनिमल सेल में या तो वैक्यूल एब्सेंट होती है और अगर होती है तो बहुत छोटी होती है, लेकिन प्लांट सेल में हम आपको डायग्राम में दिखा सकते हैं कि एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये प्लांट सेल का डायग्राम है, आपकी बुक से लिया गया है। यहाँ पर ये बीच की स्ट्रक्चर अगर अपन हम देखें तो ये क्या है, ये एक सेंट्रल वैक्यूल है जो कि प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि प्लांट सेल में अगर हम देखें इस प्लांट सेल का, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये है इसका न्यूक्लियस। तो इस सेंट्रल वैक्यूल की प्रेजेंस के कारण न्यूक्लियस साइड में अरेंज होता है, जबकि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में ये सेंट्रल वैक्यूल नहीं है, लेकिन इसलिए ये न्यूक्लियस लगभग बीच में प्रेजेंट होता है। तो वैक्यूल्स का काम है स्टोरेज का। हम देख सकते हैं वैक्यूल्स आर कैविटी फिल्ड विद ए फ्लूइड कॉल्ड सेल सेप, इसको बोलते हैं सेल सेप, जो फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ रहता है। ये बहुत बड़ी होती है, बिगर इन साइज, मोर इन नंबर इन प्लांट्स देन एनिमल्स। प्लांट्स में ये बहुत बड़ी होती है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। एंड एनिमल्स में, एनिमल्स के बारे में आपने बताया कि या तो एब्सेंट होती है, अगर प्रेजेंट है तो ये बहुत छोटी होती है। वैक्यूल का फंक्शन क्या है, फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, कीप सेल टू टारगेट, ये एक सेल को फुली अवस्था में बनाए रखती है। इसके अलावा हेल्प द प्लांट टू रिमेन अपराइट, इट हेल्प टू मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस एंड इंटरनल प्रेशर इन द सेल। तो सेल के अंदर वाटर को मेंटेन करती है और सेल का शेप बनाए रखती है और
इसका अंदर का प्रेशर भी बनाए रखती है ताकि सेल एक फिक्स शेप में बनी रहे। नेक्स्ट आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वेस्ट मटेरियल को सेल से रिमूव करने का काम करता है। इसको भी हम एक सिक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है। तो गोल्गी बॉडीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स दैट परफॉर्म सिक्रेटरी फंक्शंस टू द सेल, सिक्रेशन का काम करता है। गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड ए डिफ्यूसोम इन प्लांट्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन बनती है यहाँ पे कि प्लांट्स में जो गोल्गी एपरेटस होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं और इनको प्लांट में क्या कहते हैं, डिफ्यूसोम कहते हैं। इनका फंक्शन देखें, इट कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द सब्सटेंस मेड इन सेल, फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मैनी मटेरियल्स। इसके अलावा अदर और भी फंक्शन होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती है, ये ट्यूब्यूल्स बनती है इसके अंदर, सेक्स बोलते हैं इनको। इसके अलावा कुछ वेसिकल्स भी होते हैं। ये वेसिकल ये वेस्ट मटेरियल से अटैच होकर के वेस्ट मटेरियल का वेसिकल बना करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ड्रॉप कर देते हैं और वहां से उनको रिमूव कर दिया जाता है। सेंट्रोसोम, स्टूडेंट सेंट्रोसोम ये केवल एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, दे आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। ध्यान कर लेना स्टूडेंट, अगर आपसे पूछता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल के बारे में तो आपको याद होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट, या आप बोल सकते हैं इसको प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। मेम्ब्रेन लेस में अभी हमने आपसे डिस्कस किया था राइबोसोम के बारे में, और ये दूसरा सेल ऑर्गेनेल है जो कि केवल एनिमल सेल में मिलता है। तो दो सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं और दो सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं।